नमस्कार, देवभूमि समाचार देखना मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। चंपावत उपचुनाव मतदान के कुछ घंटों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इसी क्रम में सीएम धामी ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए कहा कि जनता से अपार समर्थन मिल रहा है। संगठन का हर कार्यकर्ता इस चुनाव में पूरी ताकत से लड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में सभी रिकॉर्ड टूटेंगे और जनता का पूरा प्यार और विश्वास उनको मिलेगा। सीएम ने यह भी कहा कि इस पूरे चंपावत विधानसभा क्षेत्र को विकास से जोड़ने और मजबूत बनाने के लिए वो काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, सर चुनाव का अंतिम समय बचा हुआ, कुछ घंटे हैं मतदान के लिए, किस तरह से अपील कर रहे हैं जनता के लिए? नहीं, हमने सभी से अनुरोध किया है कि सब लोग कल ऐतिहासिक रूप से मतदान करें, 100% मतदान करें। और चंपावत के लोग कल के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका कैसे कैसे काउंटडाउन हो, कैसे कैसे उनको सवेरे का 7 बजे और वो अपना मत डालकर आए। कल एक चंपावत नया इतिहास बनाएगा। नहीं, चंपावत के लोग सभी लोग आगे आ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टी की बात भी नहीं है। सभी लोग एक तरफा होकर जो है चंपावत के विकास के लिए कल इतिहास बनाएंगे। ये तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चंपावत के विकास के लिए एक नया इतिहास कल लिखा जाएगा। सभी लोग मिलकर मुख्यमंत्री जी का समर्थन करें और एक उम्मीद भी यही है कि इस बार इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री नई इबादत लिखेंगे। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, चंपावत। चंपावत उपचुनाव का रण आखिरी दौर में है और ऐसे में चुनावी शोरगुल बंद होने के बाद अब डोर टू डोर प्रचार का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस समय डोर टू डोर प्रचार पर निकले हुए हैं ताकि जनता से अपने पक्ष में मतदान की अपील की जा सके। क्योंकि मतदान कल समाप्त हो गया, आज सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना हो रहा है। सबसे आह्वान किया जा रहा है, सबको अपील की जा रही है कि कल सभी लोग मतदान करें और कल मतदान का दिन कल के मतदान उत्सव दिवस के रूप में चंपावत के लोग मनाएं और घरों से निकलकर एक ऐतिहासिक मतदान करें और एक नया इतिहास बनाएं। नहीं, चंपावत के लोग इस बार इतिहास बनाएंगे। और चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी महिला मोर्चा भी दिन रात मेहनत कर मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है ताकि मुख्यमंत्री को बड़ी जीत हासिल हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार करते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। मतदान होना कह सकते हैं कि मतदान से पहले क्या वो डोर टू डोर प्रचार का समय है। बीजेपी की पूरी ताकत यहाँ पर लग चुकी है, बीजेपी के हर पदाधिकारी यहाँ पर, मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और हमारे साथ हैं बीजेपी की पूर्व राज्य मंत्री दीप्ति रावत। मैम, ये कह सकते हैं कि चंपावत वीरों की भूमि है और सब लोग चाहते हैं कि चंपावत इस बार मुख्यमंत्री सीट पर है, वापस वो गौरव प्राप्त करे जिस गौरव के लिए चंपावत जाना है। देखिए, चंपावत वीरों की भूमि है। चंपावत को मैं कहूँगी कि देव भूमि है। इतने सारे देवी देवताओं के यहाँ पे स्थान है और जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही एक अपने आप को दूरस्थ विधानसभा ये मानती थी, बिल्कुल बॉर्डर विधानसभा है, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ से नेपाल बिल्कुल लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चंपावत को लगता था कि हम किसी कोने में हैं, लेकिन आज चंपावत जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आज चंपावत के बारे में सब चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो, हमारे प्रदेश में, चाहे वो देश भर में हो। तो आज एक ऐसी चीज़ है चंपावत और यहाँ पर एक इतिहास आज बनने ही वाला है। कल जब वोटिंग होगी तो आप देखेंगे कि हर बूथ से जब कमल निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ और किसी पार्टी के लिए कोई स्थान आपको मिलेगा नहीं। बीजेपी अक्सर ये कह रही है इस चुनाव में कि कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है, पहले ही चुनाव हाथ खड़े कर चुके हैं, तो फिर ऐसी कौन सी वजह है कि बीजेपी को तमाम पूरा संगठन यहाँ पर जुटा हुआ है? देखिए, बीजेपी कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती है। बीजेपी हमेशा जब काम करती है तो पूरे 5 साल काम करती है, जब सरकार में आती है चुनाव से 6 महीने पहले नहीं करती। ऐसे ही जब चुनाव डिक्लेयर हुआ उसके बाद से भी अपनी पूरी प्रक्रिया से काम कर रही है। इस बारे में बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहती कि मुख्यमंत्री जी हैं, जीतना तो तय है, वो हमको भी मालूम है, लेकिन हम एक एक वोटर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए कीमती है, उसको ये बताना, उसको ये मैं कहूँगी कि उसको आह्वान करना और उसको इनवाइट करना, उससे कहना कि वो आए और अपना वोट देकर जाए, एक रिक्वेस्ट करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है और वो हर एक कार्यकर्ता बखूबी कर रहा है और एक एक वोटर तक हम पहुंचे। मैम, रिकॉर्ड जीत के आप लोग बात कर रहे हैं, कितनी मान रहे हैं इस बार जीत की, कितने मतों से मुख्यमंत्री जी इस बार? देखिए, हम कह रहे हैं इस बार रिकॉर्ड मतों से। मैंने कहा कि इतिहास बनेगा इस बार चंपावत का। आप देखेंगे 50,000 प्लस मार्जिन हमारा यहाँ पे रहेगा। बाकी सभी पार्टी, सभी क्या एक सामने लड़ रही है लगभग, आप सोचें तो उनकी भी जमानत जब्त होगी।
होगी। इस बार ऐसा होगा कि सारी पार्टीज की सामने वालों की जमानत जब्त होगी। ये थे बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार चंपावत सीट से जो चुनाव होगा बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीट से प्रत्याशी है तो एक नया इतिहास यहाँ पर रचेंगे, जो उत्तराखंड में आने वाले सालों के लिए एक नया रिकॉर्ड होगा और कह सकते हैं कि नया कीर्तिमान यहाँ पर बन सकता है। कैमरामैन हसुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, चंपावत। कल चंपावत में उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में बीते कल चुनाव प्रचार शोर थम चुका है, लेकिन आज सीएम डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच सीएम धामी बनबसा पहुंचे, लोगों से मुलाकात की। महिलाओं ने सीएम धामी के लिए मंगल गीत गाए और सीएम धामी की जीत के लिए मंगल कामना भी की। तो फिलहाल तैयारियां पूरी हैं और किस तरह की उत्साह वहां पर बना हुआ है महिलाओं में भी आप ये देखिए, डोर टू डोर प्रचार जारी है। अभय हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभय, कल प्रचार थम चुका है और कल वोटिंग भी होनी है और डोर टू डोर प्रचार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। किस तरह का माहौल इस बार चंपावत में देखने को मिल रहा है और बीजेपी खासतौर पर मुख्यमंत्री कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, चाहे मुख्यमंत्री हो या बीजेपी का कोई छोटा सा कार्यकर्ता हो, जिस प्रकार से इस चुनाव में उन्होंने तैयारियां यहां पर की है, उससे बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर बड़ी जीत हासिल करेंगे। अब सिर्फ देखना यह होगा कि जब नतीजे यहां पर निकलेंगे, कल मतदान होने के बाद जब चुनावी नतीजे यहां पर आएंगे तो फिर जीत का मार्जिन कितना रहता है और कितने मतों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अपनी जीत का नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाते हैं। 31 मई को कल यहाँ पर मतदान होना है। 96,213 टोटल मतदाता पूरे चंपावत विधानसभा में है। 151 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और खासतौर पर कह सकते हैं कि लगभग 2 दर्जन पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पोलिंग पार्टियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, पैदल चलना पड़ा है। ये दूरी 4 किलोमीटर से लेकर 17 किलोमीटर तक की दूरी है, जहां पर इन्होंने चढ़ाई पहाड़ी रास्ते। अभय, मैं आपको रोक रहा हूं 1 मिनट, सीधे झारखंड लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। अब इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त कर रहे थे, पत्रकारों ने जो सवाल पूछे उनका जवाब वो दे रहे थे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का, क्योंकि चंपावत में चुनाव की गहमागहमी बहुत तेज है और जीत के दावे सभी अपनी अपनी जगह से कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं क्या कुछ इस वक्त कह रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि तो पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मुख्यमंत्री जो कि लगातार डोर टू डोर प्रचार में जुटे हुए हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, किस तरह की तैयारियां हैं कल के चुनाव को लेकर? आप थोड़ा सा बता रहे थे, उसको और विस्तार से बताइए। और डोर टू डोर प्रचार भी शुरू हो चुका है, कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ जनता का? यानी ये कह सकते हैं कि जो 36 घंटे का जो चुनावी प्रचार है डोर टू डोर वाला, उसमें भी अब कम समय यहाँ पर बचे हैं, उसके समाप्ति की ओर है। कल सुबह 8 बजे से यहाँ पर मतदान विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। 151 पोलिंग बूथ पूरी चंपावत विधानसभा में यहाँ पर बनाए गए, जहाँ पर चंपावत की जनता अपना मत का प्रयोग यहाँ पर करेगी। कुछ पोलिंग बूथ ये कह सकते हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों के पोलिंग बूथ हैं, उनकी जो पोलिंग पार्टियाँ थी आज से 2 दिन पहले वहाँ के लिए रवाना कर दी गई है। उसमें कह सकते हैं कि 4 किलोमीटर से लेकर 17 किलोमीटर तक का पैदल रास्ता विभिन्न पोलिंग बूथों का है, जो उन्हें तय करके उन्हें वहां पर पहुंचना है। क्षेत्र की जनता के लिए वहां पर पोलिंग बूथ में यहाँ पर वोटिंग करवानी है। और ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे चंपावत की जनता से यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों में यहाँ पर मतदान करें। कह सकते हैं कि मतदान जो होना है उसको एक मतदान दिवस के रूप में मनाने का वो काम करें, ताकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आम जनता की सभी की सहभागिता यहाँ पर तय हो सके। बीजेपी अपना डोर टू डोर प्रचार यहाँ पर कर रही है। तमाम संगठन बीजेपी का यहाँ पर जुटा हुआ है, तमाम जो मोर्चे हैं उनके पदाधिकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं और हर
कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक की जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई है कि कौन क्या भूमिका अदा यहाँ पर इस चंपावत चुनाव के लिए अदा करेगा। लेकिन विपक्षी दल, सीधे तौर पर हम कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रचार की जो मुख्य जो भूमिका वो जो पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, उनकी तरफ से यहाँ पर निभाई जा रही है। प्रदेश पदाधिकारी पूर्व में कह सकते हैं कि कई प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने कुछ दिन अपना यहाँ पर चुनाव प्रचार करा, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से अगर कहें तो एक जो जिम्मेदारी है चुनाव के लड़ने की, चुनाव में प्रचार प्रसार की, वो सिर्फ प्रत्याशी की ही यहाँ पर नजर आ पा रही है। कांग्रेस का बोलबाला या वो मजबूत चुनाव लड़ने का तरीका यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह एक यहाँ पर जो आम जनता से बातचीत करने के बाद जो पता चली है वो यही है कि मुख्यमंत्री का इस सीट से चुनाव लड़ना सीधे तौर पर चंपावत की जनता के लिए एक गर्व का विषय है और वो अपना विधायक, अपना प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ पर जिताना चाहती है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की आंधी में विपक्ष उड़ता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जनता जनार्दन है वो किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है ये तो कल होने वाले मतदान के बाद जब मतपेटियां जब खुलेंगी आगामी दिवसों में तब पता चल पाएगा कि जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चंपावत की जनता इस समय अपने इस मतदान को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। जी, कल कितने बजे ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वोटिंग की और कितने बजे खत्म होगी और सुरक्षा के क्या इंतजाम अभी किए गए हैं? देखिए, सुबह 8 बजे से पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। शाम 6 बजे तक मतदान यहाँ पर चलेगा और उस यानी 6 बजे तक जो पोलिंग बूथ है उसके बाहर जो मतदाता यहाँ पर आ चुके होंगे उनको मतदान करा दिया जाएगा। बाकी जगहों पर ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मतदान खत्म होगा तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो मतपेटियां हैं वो यहाँ पर सील कर दी जाएंगी और फिर एक जगह जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया चंपावत में, वहां पर इन मतपेटियों को रखने का काम किया जाएगा और वहीं पर फिर बिल्कुल ये उत्साह देखते भी बन रहा है और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, मुख्यमंत्री खुद आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अब इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राज्य के आईएएस अधिकारी पर कानून का शिकंजा कसा है। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी रामविलास यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हां, रामविलास यादव जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी हैं। विजिलेंस टीम के द्वारा इस पूरे मामले की अब जांच हो रही है। विजिलेंस ने ही मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी। दरअसल आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव हैं रामविलास, तो यूपी में सपा सरकार के काफी करीबी थे रामविलास यादव। विजिलेंस ने जांच में अनियमितताओं, आय से अधिक संपत्ति के आरोप सही पाए हैं और अब केस दर्ज हुआ है। उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव रामविलास यादव पर बता दें आपको कि इस पूरे मामले पर जो कि आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, विजिलेंस ने जांच में अनियमितता पाई और आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप थे वो सही पाए गए हैं। तो विजिलेंस ने ही मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी और बता दें आपको कि उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी रामविलास यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विजिलेंस की टीम के द्वारा ही इस मामले की जांच की जा रही है और बता दें आपको विजिलेंस ने ही मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी। दरअसल आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव रामविलास यादव, यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बताया जा रहा कि समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी ये रहे रामविलास यादव और फिलहाल विजिलेंस ने जांच में अनियमितता पाई, आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप थे वो सही पाए गए। सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, केस दर्ज हुआ है रामविलास यादव के खिलाफ, क्या कुछ आरोप हैं? देखिए, रामविलास यादव यूं तो जो है उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, लेकिन जो है उत्तराखंड कैडर के, तो लिहाजा जो है उत्तराखंड में इस समय अपर सचिव समाज कल्याण के पद पर तैनात है। ये माना जा रहा था कि इन पर जो पूर्व में भी आरोप थे उसके तमाम साक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो है दिए गए हैं, उपलब्ध करवाए, जिससे जो है विजिलेंस की जो जांच है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। इनको बुलाया था गया था, लेकिन जो है इन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद जो पाया गया कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास है। लिहाजा अब विजिलेंस ने जो है केस दर्ज करते हुए इनकी जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि अब इनको बयान दर्ज करवाने के लिए भी विजिलेंस कार्यालय आना होगा, अन्यथा की स्थिति में जो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। जी चलिए, आप बने रहेगा सौरभ, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे कुछ और खबरों पर। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त, जहां उत्तराखंड में भू कानून को लेकर अब मांग तेज होने लगी है। इसी क्रम में सुरेंद्र सिंह क्रांतिकारी
देहरादून के पटेल नगर में आप टावर पर चढ़ गए और भू कानून की बनाए जाने की मांग करने लगे। साथ ही सुरेंद्र सिंह ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने भू कानून को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया तो वो टावर से कूदने को मजबूर हो जाएंगे। तो उत्तराखंड में भू कानून को लेकर अब लगातार मांग उठ रही है कि एक सख्त और अच्छा भू कानून उत्तराखंड में बने, और इसीलिए अब ये विरोध भी शुरू हो गया है कि लगातार जब भू कानून नहीं बन रहा है तो इसको लेकर गुस्सा भी है लोगों में, और साथ ही साथ ये कहना भी है लोगों का कि आखिर भू कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा, सरकार इस पर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट करे। सौरभ हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, भू कानून को लेकर अब मांग तेज होने लगी है। बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है वो टावर पर भी चढ़ा भू कानून की मांग कर रहा है। सवाल यह है सौरभ कि न सिर्फ ये शख्स, उत्तराखंड का हर नागरिक, हर व्यक्ति ये चाहता है कि एक सख्त भू कानून बने। क्या पहल सरकार की तरफ से इसको लेकर की जा रही है? देखिए, भू कानून को लेकर पहले से ही कमेटी गठित है जो अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगी, शासन को सौंपेगी। लेकिन उससे पहले ही भू माफिया जो उत्तराखंड में सक्रिय हुआ है उसको लेकर लोगों में चिंता साफ दिखाई दे रही है। उसी का नतीजा था कि आज जो है सुरेंद्र सिंह का जो आंदोलनकारी है वह पटेल नगर स्थित जो बीएसएनएल टावर है उस पर जा चढ़े और उन्होंने सीधे तौर पर इस बात की भी धमकी दी अगर जो है उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है या वो कूदते हैं, उनकी जान माल का कोई नुकसान होता है तो उसका पूरा जिम्मा जो है राज्य सरकार का होगा। लिहाजा जो है सरकार की ओर से उनको उनको जो है मान मनोबल के जरिए नीचे उतारने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी भी अपनी मांग पर अडिग है कि सख्त से सख्त भू कानून बने जिससे जो बाहर से आए हुए भू माफिया उन पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि अमूमन ये देखने में आ रहा है कि राज्य की तमाम सरकारी जमीनों की बात की जाए या आसपास से लगता है जो इलाका है उसको तमाम जो है भूमाफियाओं ने खरीद दिया है या उसको जो खुर्द-बुर्द करने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक तरफ इसका समर्थन भी किया जा रहा था कई लोगों के द्वारा, तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर सौरभ, अगर देखा जाए तो सरकार की जो मंशा है वो साफ नजर आ रही है कि जल्द ही एक सख्त और अच्छा भू कानून उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए इस बात की उम्मीद जरूर की जा रही है क्योंकि कमेटी पहले से ही अपना कार्य कर रही है और जल्दी जो है माना जा रहा है कि भू कानून जो है सख्त भू कानून बनाने के लिए कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, शासन को सौंपेगी, जिसके बाद जो है ये विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और माना जा रहा है कि एक सख्त भू कानून जो है राज्य की जनता को मिल सकेगा। जी चलिए, बिल्कुल, ये तमाम जो चीज़ें हैं उत्तराखंड में इन दिनों भू कानून को लेकर लगातार जो मांग है वो उठ रही है। सौरभ, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानून नहीं बनाने पर कूदने की धमकी यह शख्स दे रहा है जो कि टावर पर चढ़ गया। उसका कहना है कि भू कानून बने, और लगातार हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एक मांग उत्तराखंड से लगातार उठी कि हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी एक सख्त भू कानून बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड की कल्पना के बारे में उल्लेख किए जाने के बाद कल्पना सुर्खियों में है। बता दें, उत्तराखंड के जोशीमठ से आने वाली कल्पना ने हाल ही में अपनी कन्नड़ में 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन इस क्रम में किए गए कल्पना के प्रयासों और उनके हालात ने प्रधानमंत्री मोदी को मन की बात में उनका उल्लेख करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पना की जितनी तारीफ की है वो कम है। कल्पना का संघर्ष और उनकी सफलता उससे कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो अपने मन की बात कही गई थी उसमें हमारे गांव की जो बेटी है कुमारी कल्पना, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया था। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इस बेटी ने, जिसकी जो दोनों आंखों से एक दिव्यांग है, फिर भी उसके बाद भी उसने जो है कि हाई स्कूल की जो परीक्षा थी उसमें 92% अंक प्राप्त किया है। और यहाँ से जाने के बाद वो वहाँ पर जहाँ पर वो इस समय रह रही, उसने बहुत कम समय में जो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है कन्नड़ भाषा, उस पर अपनी पकड़ बनाई है और बहुत संघर्षों के बाद उसने जो है ये मेहनत हासिल किया है। गौरव की बात है कि ओरगम घाटी की ग्राम पंचायत देवग्राम की रहने वाली कुमारी कल्पना का प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मन की बात में जिक्र किया। कल्पना ने बेहद संघर्षों के बाद कन्नड़ भाषा सीखकर 92% अंक हासिल किए। हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। गौरव की बात है। और खबर बद्रीनाथ से, जहां पर राजीव गांधी अभिनव विद्यालय को बंद कर दिया गया है और उस विद्यालय का इंटर कॉलेज में विलय कर दिया गया है। इस विलय को लेकर छात्र छात्राएं और अभिभावक सड़कों पर उतर गए हैं और बद्रीनाथ स्टैंड पर विलय का विरोध किया।
शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे। धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से विद्यालय को बंद न करने की मांग की गई। साथ ही छात्रों का कहना है कि अगर हमारा विद्यालय बंद हुआ तो हम सड़कों पर बैठकर ही पढ़ाई करेंगे और आगे भी आंदोलन उनका इसी तरह से जारी रहेगा। हमारा विद्यालय खुलना चाहिए और वही विद्यालय और वही टीचर रहने चाहिए और हम तब तक रहेंगे जब तक हमारा विद्यालय नहीं खुला। हमारा विद्यालय खुलना चाहिए और वही विद्यालय और वही टीचर रहने चाहिए और हम तब तक रहेंगे जब तक हमारा विद्यालय नहीं खुला। सरकार ने जांच परख करने के बाद जोशीमठ और जो अन्य जो 3 स्कूल और हैं जो सबसे पिछड़े ब्लॉक हैं उत्तराखंड में, उन्हीं ब्लॉकों में जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षा का जो स्तर डाउन है, कम है, उसको उस समांतर लाने के लिए ये स्कूल खोले गए थे और सरकार ने इसको जो है जबरदस्ती इसको बंद कर रही, जबकि इसका पाठ्यक्रम अलग है और इंटर कॉलेज में पूरा ही हिंदी माध्यम से चलता है। तो यह तो मानकों के अनुसार और कानूनी रूप से भी जो कानून उन्होंने बनाया है उसके अनुरूप भी ये ठीक नहीं है। यदि इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो निसंदेह सरकार को बैकफुट पे। तो कोर्ट में चैलेंज करने की बात स्थानीय लोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। स्कूल बंद होने का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन तक किया। तो राजीव गांधी विद्यालय को सरकार ने बंद किया है, लेकिन स्कूल का जो इंटर कॉलेज में विलय भी किया है। लेकिन ये नाराजगी है छात्रों की, लोगों की। कहा कि हम क्या करें और ये गलत है, और कुछ लोगों ने तो कोर्ट तक जाने की बात तक कह दी है। उनको उम्मीद है कि वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन स्कूल बंद होने पर सड़क पर छात्र पढ़ेंगे, ये अब उनकी एक तरह से मांग उठ रही है कि हम पढ़ाई कहाँ पर करेंगे, स्कूल बंद हो गया तो। फिलहाल ये विरोध लगातार हो रहा है और धरना भी लोगों ने दिया, वहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। बद्रीनाथ की ये तस्वीर है जहां पर नारेबाजी की गई सरकार के खिलाफ, क्योंकि स्कूल बंद होने पर जो छात्र थे दरअसल वो अब परेशान हुए। उन्होंने मांग उठाई कि आखिर जो राजीव गांधी विद्यालय था उसको बंद क्यों किया गया और अब छात्र क्या करें। और इसी को लेकर हंगामा भी हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ और तमाम जो लोग थे, स्थानीय लोग, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। तो स्कूल बंद होने से नाराजगी है सभी की और इसीलिए सभी छात्र छात्राओं ने, स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ लोगों ने तो कोर्ट तक जाने की बात तक कह दी। आगे बढ़ते हैं। मानसून सीजन में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़क ब्लॉक हो जाती है। इसी कारण पहाड़ी जिलों में संपर्क टूटने के साथ ही राशन सप्लाई में बाधा आ जाती है। परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने मानसून से पहले कुमाऊं के आपदा संभावित जिलों में अगले 3 महीनों की खाद्य सामग्री पहुंचानी शुरू कर दी है। कुमाऊं खाद्य नियंत्रक कार्यालय ने राज्य सरकार के भंडार गृह से कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा जिलों के आपदा वाले क्षेत्रों में गोदामों में खाद्य और रसद पहुंचाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दे दिए हैं। वर्षा काल आगे प्रारंभ होने जा रहा है और उसका आवंटन हो चुका है। आवंटन के अनुसार जो भी राशन है, वो चाहे पिथौरागढ़ जनपद है, जो हमारा बागेश्वर, चंपावत और हमारा अल्मोड़ा, इन जनपदों को राशन भेजा जा रहा है और गेहूं और चावल दोनों की जो मात्राएं हैं, जिस हिसाब से हमें आवंटन हुआ है उस हिसाब से दी जा रही है। और आज पूरे देश में सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। इसी को लेकर आज हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ इस कदर से लगातार, आप ये देखिए, हजारों लाखों की तादाद पर श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और इसीलिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। इतना ही नहीं, मेला वाले इलाके में 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इस सोमयुता ऐसे कहते हैं कि जो इस अमावस्या पे आप पुण्य कार्य करोगे, पूजा करोगे, तर्पण करोगे, पिंडदान करोगे, अपने पितरों के निमित्त आप शैया दान करोगे, गौदान करोगे, स्वर्ण दान करोगे, अन्न दान करोगे, वो सब पितरों को तो प्राप्त होता ही होता है कई गुना होके,
आपको वो वापस मिलता है। आज के दिन सौभाग्यशाली स्त्रियों को अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में उनके वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ा रहे, उसके लिए वट वृक्ष की पूजा करने का भी विधान आज ही के दिन का है। हमारी आस्था है गंगा मैया में, इसीलिए हमने स्नान किया। अमावस के दिन ज़रूर स्नान करते हैं। बड़े कहते हैं कि सुबह जो सूर्य उदय का समय होता है उससे पहले पहले आप नहा लेते हैं तो हमारा जो 7 जन्मों के पाप होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। इस दिन का एक अपना महत्व है। अमावस्या के दिन गंगा का स्नान करना। माता जी ने मुझे स्पेशली बोला था कि सुबह आपने जाना है और सुबह 5 बजे स्नान करके आना है। गंगा स्नान करने आए हैं। आज सोमवती अमावस्या है और माँ गंगा की कृपा से हमें माँ के आचरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सोमवती अमावस्या का स्नान है। श्रद्धालु रात को 12 बजे से ही स्नान कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान किए। भीमगौड़ा बैरियर से लेके और शिव मूर्ति के आसपास से काफ़ी लोग यहाँ पे आए, काफ़ी श्रद्धालु आए और स्नान किए। और क्योंकि 4 धाम यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जो पिछला कांवड़ निकला है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस हिसाब से हम लोग इवेलुएट कर लिए थे कि भीड़ ज़्यादा आएगी और उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी मात्रा में फोर्स की डिमांड भी की गई। देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।